वो मामला जो कल भी हमने डिस्कस किया अमरीकी पाबंदियों का, आपने बताया था कल कि ये कोई नई बात नहीं है और वो पाकिस्तान को कितना मुतासिर कर सकती है ये भी आपने क्लियर कर दिया। लेकिन उसमें मजीद वजन डाला गया है अमरीकी नायब मुशीर की जानिब से। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो वेपन्स बना रहा है वो साउथ एशिया से भी बाहर जाके अमरीका को भी टारगेट कर सकते हैं। क्या वाकई पाकिस्तान ऐसे वेपन्स बना सकते हैं और अमरीका में किसको टारगेट करना मकसूद होगा पाकिस्तान? नॉनसेंस। अमरीका जैसा मुल्क ऐसी बात ये मैं आपको बताऊं इसके पीछे क्या है। एक तो ये कि एक रूटीन का मामला है। ये मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर मैंने कल भी ये जिक्र किया था कि एक पूरा एक इदारा बना हुआ है जो फ्रॉम टाइम टू टाइम इस किस्म की चीज़ें करते हैं, सैंक्शंस लगाते रहते हैं, जो ब्लैक लिस्ट करते रहते हैं कंपनीज को। और मैंने बताया था, टाइमलाइन भी बताई थी आपको कि पिछले 4 साल में 3 दफ़ा तो ये हो चुका है। तो ये कोई नई बात नहीं है। मगर इस दफ़ा जो बात की है उन्होंने, और ये जो बात कही है कि एक स्पेसिफिक किस्म की टेक्नोलॉजी उसके ऊपर उन्होंने इशारा किया। तो ये क्यों किया? और जाहिर है कि उसको अगर टारगेट करना है तो वो यही कहेंगे जी कि ये तो अमेरिका तक पहुंच सकती है। अगर वो ये कहते हैं कि इंडिया तक पहुंच सकती है तो फिर सो व्हाट, हमारा तो डिटेरेंस ही इंडिया का है उसके लिए, तो वो तो आर्ग्यूमेंट नहीं बनती सैंक्शन लगाने की। ठीक है ना, क्योंकि आपने इंडिया को तो इजाज़त दी हुई है, उनकी तो मिसाइल्स कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकती हैं। दे हैव अ बेटर रॉकेटरी प्रोग्राम। इंडिया की मिसाइल्स कैन रीच अमेरिका, हम आज कांट। तो अब बात ये कि व्हाई डिड दे डू इट? अच्छा, मेरी थ्योरी है वो ये है, इसकी टाइमिंग। हाल ही में 2-3 डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो सामने रखना चाहिए, फिर आपको समझ आएगी कि ये क्यों कहा गया। एक तो ये कि इंडिया ने चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट के ऊपर अभी हाल ही में कुछ सेटलमेंट की है। यू आर फॉलोइंग दैट? जी। और वो जो इश्यूज चल रहे थे बॉर्डर के ऊपर, उन्होंने दोनों साइड्स ने बैठ के कुछ रेजोल्यूशंस किए, डिफ्यूज़ किए और कुछ कामयाबी हुई है। दूसरी चीज़ ये है कि अमेरिका इंडिया से, डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी धमकी देनी शुरू कर दी है कि इंडिया जो है वो पूरी तरह हमारे साथ ताउन नहीं कर रहा और हम इंडिया के ऊपर भी ट्रेड सैंक्शंस लगाएंगे। जी, जैसे वो करते हैं हम करेंगे। वो कहते हैं कि हमारे गुड्स के ऊपर आपने बहुत हाई ड्यूटीज़ लगाई हुई हैं, तो हम भी आपके जो एक्सपोर्ट्स आप करते हैं टू यूनाइटेड स्टेट्स, हम भी फिर आपके ऊपर ड्यूटियाँ बढ़ाएं। ये दिस इज़ अ सिग्नल टू इंडिया। ये आज क्यों ये सिग्नल दिया जा रहा है? पहले क्यों नहीं दिया गया? पहले भी तो डोनाल्ड ट्रंप थे ना, उस वक्त तो नहीं किया, अब क्यों? वो इसलिए कि जो सारी अमेरिकन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जो स्ट्रेटजी है, इंक्लूडिंग डोनाल्ड ट्रंप, वो है एंटी चाइना। इंडिया को वो खड़ा कर रहे थे 3-4 अलायंसेस के अंदर फिट करके, क्वाड के अंदर नेवल एक्सरसाइजेस, मिलिट्री टू मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ये बहुत कुछ हो रहा था। अच्छा। और इंडिया जो है वो उस तरीके के साथ अमेरिका के साथ एंटी चाइना महाज बनाने में पूरा तावन नहीं कर रहा। और अब तो थ्रेट आनी शुरू हो गई है, वो ब्रिक्स जो थी वो शुरू में तो 5-6 मुल्क थे, फिर एडिशन होने शुरू हो गए। अब जो खतरा बन गया है कि ये जो सारे इकट्ठे हो रहे हैं, ये जो एक्चुअली दे आर आउट टू ब्रेक सैंक्शंस। अमेरिका ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए हैं, स्पेशली ऑन ऑयल। वो इंडिया को तो नहीं फ़र्क पड़ता कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाते हैं कि नहीं बनाते। इंडिया को तो फ़र्क पड़ता है अगर वो एक्सपोर्ट ना कर सके अपना तेल टू इंडिया। अब अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं कि ईरान किसी को भी तेल एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, अगर करेगा कोई ख़रीदेगा तो उसके ऊपर हम सैंक्शन लगा देंगे। तो पाकिस्तान भी नहीं खरीद सकता है, नहीं कर सकता, मगर इंडिया ले रहा है। इंडिया 30% ऑफ इट्स ऑयल इट्स टेकिंग फ्रॉम ईरान। इंडिया ने अमेरिका को कहा कि इसके बगैर हमारा चारा नहीं है, हमें वेवर दें आप, हमें आप हमारे ऊपर तो सैंक्शन लगाए। और आज तक इंडिया को उन्होंने माफ़ किया हुआ है। चाइना के ऊपर वो कर नहीं सकते बिकॉज चाइना इज़ टू बिग। चाइना सेकंड वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ इरानियन ऑयल। इन्फ्लुएंस ही नहीं है, उनके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, मगर इंडिया को तो कर सकते हैं। जी। अब जो है कि वो इंडिया को कह रहे हैं कि हमने आपको क्वाड के अंदर लेके आए, साउथ चाइना सी के अंदर चाइना के खिलाफ महाज बनाना है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया वगैरह के साथ मिलके, अमेरिका के साथ मिलके आप हमारा हिस्सा है क्वाड के अंदर, जो साउथ चाइना सी में ऑस्ट्रेलिया जापान के साथ। हाँ, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड अमेरिका एंड इंडिया। तो ये तो आप वहाँ भी पूरा रोल नहीं अदा कर रहे। और ऊपर से चाइना के साथ आप बॉर्डर्स के ऊपर आप लोग फिर बातचीत करनी शुरू कर दी। और हम आपसे कह रहे हैं कि टेक अ हार्ड लाइन अगेंस्ट चाइना। तो आप यू नॉट कोऑपरेटिंग। तो और ऊपर से ब्रिक्स तो बहुत बड़ी हो जाएगी। और ब्रिक्स के अंदर जो बात चल रही है, जिसको इंडिया सपोर्ट कर रहा है,
वही है कि अपनी करेंसी अपनी करेंगे जी। जो अमेरिका तो मर जाएगा अगर एक नई करेंसी आ गई सपोर्टेड बाय इंडिया, चाइना एंड रशिया, तो फिर डॉलर तो डॉलराइजेशन डॉलर तो बढ़ गया कर जाएगी। हाँ, डॉलर तो बढ़ गया बिकॉज दीज आर द 3 बिग कंट्रीज जिनकी एक्सपोर्ट्स हैं। दे चाइना एंड इंडिया आर वेरी बिग इन ऑल दिस पॉपुलेशन में तो, एंड सो देयरफॉर सबसे आगे द अमेरिकन्स आर वेरी वरीड कि ये ना हो कि एक तरफ क्रिप्टो करेंसीज चल रही हैं और दूसरी तरफ ये ब्रिक्स के अंदर कोई ये रूबल या चाइना येन ये कोई नई करेंसी ना बना ले और डॉलर को अंडरमाइन ना कर दे, बिकॉज गोल्ड रिजर्व्स तो उनके पास में है। तो अब बात ये है कि इसलिए इंडिया के ऊपर प्रेशर है। तो इंडिया ने फिर मेरा ख्याल है इनको ये कहा है, दिस इज़ वेयर माय कंस्पिरेसी थियरी कम्स इन, कि इंडिया ने अमेरिका को कहा नहीं हम तो आपके साथ हैं। तो आपने हमारे लिए क्या किया है? अच्छा। हमारा तो पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम है, उनकी तो मिसाइल टेक्नोलॉजी चल रही है, आपने आज तक कुछ नहीं किया उनके ऊपर। आप एक काम करें ना, थोड़े से बयानबाजी करें ना, जरा टाइट करें ना उनकी हुकूमत को कि ये मिसाइल टेक्नोलॉजी हमारे लिए कर रहे हैं और वी डोंट लाइक इट, तो आप इसको तो रोकें। आप तो ये भी नहीं हमारे लिए कर सके और हम आपके लिए चाइना के साथ क्या करेंगे? तो प्लीज टेक अ पोजीशन विद अस विज़ पाकिस्तान। तो अमेरिका ने कहा चलो ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ सैंक्शन कर देने हैं, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ जरा साढ़े नाल चलो ना थोड़ी देर। तो ये इंडिया के कहने के ऊपर जो बाइडन ने जाते जाते ये कर दिया, क्योंकि इस वक्त उनकी पोजीशन वीक है और इंडियन लॉबी जो है वो असरअंदाज होती है, और इंडियन लॉबी इज नाउ कमिंग बैक इनटू पावर विद डोनाल्ड ट्रंप। तो मेरा ख्याल है ये लॉक इन कर दिया है कि अब फोकस इंडिया को खुश करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ इस किस्म की चीज़ें चलेंगी, बिकॉज अमेरिका वांट्स इंडिया एंड डोनाल्ड ट्रंप वांट्स इंडिया टू स्टैंड विद अमेरिका एंड द वेस्ट अगेंस्ट चाइना। ठीक है, पाबंदियों के इस फोरग्राउंड में बैकग्राउंड पे क्या चल रहा है? खदशात सारे यही हैं कि इंडियन लॉबी जो है वो कार फरमा है और इस वक्त जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट है उन पर असरअंदाज होकर इस ये आ सकते हैं, पाकिस्तान पर प्रेशर बिल्ड किया जा सकता है ताकि डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया भी इसी असर रसूख के तहत काम करे और पाकिस्तान के हवाले से उसके रवैये में कोई लचक ना है। ये है अज़ाइम इंडिया के और इंडियन लॉबी। सवालों की तादाद बढ़ती जा रही है और ऐसे डीप रूटेड इशूज़ हैं कि मैं सोच में पड़ जाती हूँ आपसे क्या सवाल पूछूं। मैं सोच रहा हूँ कि सारे पूछ लो। हाँ। जिसका मैंने जवाब देना होगा दे दूंगा, जिसका नहीं देना होगा नहीं, वो बेचारे अफसरदा हो जाएंगे। इतनी उम्मीद के साथ आपसे सवाल करते हैं और आप अगर निगलेक्ट करेंगे या इग्नोर करेंगे या शो में शामिल होंगे दिल टूट जाएंगे। ये नहीं कर सकते, फिर जो अमानत है ये सवाल। कुछ मुख्तसर कर दूंगा, कुछ लंबा कर दूंगा। हाँ चलें वो देख लेते हैं कि टॉपिक के लिहाज से। तो मैंने जो सॉर्ट आउट किए हैं कुछ क्वेश्चंस, उनमें नुमान साहब दुबई से क्या जानना चाह रहे हैं? यहाँ में देख रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है पीछे होता जा रहा है और डिजिटल मीडिया इज़ नाउ ऑन द फोरफ्रंट। अभी यूके में बीबीसी के लाइसेंसेस कैंसिल हुए, इंडिया में भी हम देख रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा जो है वो डिजिटल मीडिया को फोकस दे रही है। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान में जो है वो करंट जो स्टैब्लिशमेंट है, गवर्नमेंट है, वो बिल्कुल डिजिटल मीडिया सोशल मीडिया के अगेंस्ट है। ऑन द अदर हैंड मेन स्ट्रीम मीडिया उसमें उसको एडवर्टाइजमेंट भी मिल रहे हैं, हालांकि लोग इतना शायद देख भी नहीं रहे हैं। तो क्या हम ये जो एक इम्पोर्टेंट मीडिया की वॉर है उसमें हम पीछे ग्लोबली होते जा रहे हैं कि ट्विटर भी बंद है, यूट्यूब पे भी लोगों को बहुत ज़्यादा पाबंदियां हैं। तो लॉन्ग टर्म में किसके इम्पैक्ट इकोनॉमिकली आपके ख्याल में पाकिस्तान के लिए बुरे नहीं होंगे? देखिए मेरा ख्याल थोड़ी सी कन्फ्यूजन है अबाउट डिजिटाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी एंड सोसाइटी वर्सेस डिजिटल मीडिया। एक तरफ तो गवर्नमेंट कहती है कि डिजिटल मीडिया जो है, जिसमें ये सोशल मीडिया जो है, बिकॉज सोशल मीडिया इज़ ओनली पार्ट ऑफ डिजिटल मीडिया इज़ अ बिगर कॉन्सेप्ट। सोशल मीडिया जो है दैट इज़ बीइंग मिसयूज्ड फॉर एंटी स्टेट एक्टिविटीज़। ये बाय द वे नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट एल्सवेयर इन द वर्ल्ड ऑल्सो, कि सोशल मीडिया इज़ टर्न्ड आउट टू बी ए प्रॉब्लम फॉर ऑल कंट्रीज़ इंक्लूडिंग डेमोक्रेटिक कंट्रीज़। अच्छा, अब कंट्रीज़ लाइक इंडिया, उन्होंने भी फायरवॉल्स बना दिए, उन्होंने भी सेंसरशिप इम्पोज करनी शुरू कर दी, उन्होंने भी कानून बनाने शुरू कर दिए टू रिस्ट्रेन अनवारंटेड कमेंट्स ऑन सोशल मीडिया। चाइना हैज़ गॉन वेरी फार, रशिया इज़ वेरी फार। उन्होंने तो बहुत सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स चाइना ने तो बनाए हैं, फायरवॉल्स लाइक द चाइनीज़ वॉल, द चाइनीज़ फायरवॉल, जिसको हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको कॉपी करें, बट अभी तक हमें समझ नहीं आ रही है कि किस तरीके से कॉपी करें उसको। चाइना ने तो सारा कुछ ही इंडिजिनस कर लिया है, हमारे पास वो अभी फैसिलिटीज़ नहीं है कि सारा कुछ ही हम इंडिजिनस कर लें। तो इसलिए उन्होंने तो अपनी फेसबुक बना ली है, अपनी यूट्यूब बना ली है, अपना ये कर लिया, अपना वो कर लिया।
एंड सो ऑन. सो जो चाहते हैं वो ले आते हैं, जो नहीं चाहते उसको निकाल देते हैं. बट वी डोंट हैव दैट. अब हम कुछ थोड़ी बहुत पिक एंड चूज़ करके कुछ फायरवॉल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये इंटरनेट स्लो हुआ है. और अब वो तस्लीम भी कर लिया है कि सिक्योरिटी की वजह से हम कुछ चीज़ें कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटेशंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंटरनेट स्लो है एंड सो ऑन. बट इवेंचुअली जब ये थोड़ा बहुत चल जाएगा, सोफिस्टिकेशन आ जाएगी, तो इंटरनेट विल रिवर्ट बैक. 5G भी आ जाएगा, इंटरनेट भी आ जाएगा, और थोड़ी सी सोफिस्टिकेशन आ जाएगी इन क्लैंपिंग डाउन ऑन अनवांटेड कंटेंट. तो बट दिस में टेक 6 months, a year, मे बी लिटिल मोर. तो उस वक्त तक तो तकलीफ़ होगी. बट रास्ता वही है. डिजिटाइजेशन जो इशू है, दैट्स अ सेपरेट इशू. अब आप सुन रहे हैं कि जी उन्होंने कहा कि इकॉनमी की डिजिटाइजेशन के लिए पंजाब गवर्नमेंट भी और फेडरल गवर्नमेंट भी नए कानून भी बना रहे हैं और नए प्रोजेक्ट्स भी बना रहे हैं. अच्छा, उसका मतलब बेसिकली ये है कि जो सारा पेपर वर्क है ब्यूरोक्रेसी का, डिसीजन मेकिंग है सारी, जो रिकॉर्ड कीपिंग है सारी, दैट शुड ऑल बी डिजिटल. मतलब है इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए. ये जो फाइलें पड़ी हुई हैं और ये पड़ा हुआ है और वो पड़ा हुआ है और निकाल के लाओ और वो देखो और ये रिकॉर्ड चेक करो, इसको डिजिटाइज़ कर दिया जाए. और आपको पता होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था पंजाब में, लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज़ करने का, और बहुत हद तक वो हो चुके हैं. बैंकिंग सिस्टम बहुत हद तक हो चुका है. क्रेडिट कार्ड सिस्टम टेक्निकली हो चुका है, अभी इस्तेमाल उतना नहीं हो रहा जितना हो चुका है. ये लोकल बैंकिंग, इजी पैसा, इस किस्म की चीज़ें, ये सब अब चल पड़ी हैं. तो दिस इज़ ऑल डिजिटाइजेशन. तो ये तो अब चलेगा एंड इट विल बी बेटर फॉर द कंट्री. ऑल्सो डिजिटाइजेशन के साथ टैक्सेशन सिस्टम बेहतर हो जाएगा. अभी भी ऐसे है कि बड़ी कंपनीज जो हैं उनके सारे रिकॉर्ड जो हैं वो FBR जो है वो डिजिटाइज़ कर चुका है. सो उनको पता होता है कि आपके पास इतने पैसे यहाँ पड़े हुए हैं, ये है, और वो आपको पूछ लेते हैं कि जी हमारे फलाने पोर्टल के ऊपर तो आपने पैसे इतने कमाए थे, वो आपने अपनी रिटर्न में नहीं शो किए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो ये चीज़ें चल रही हैं एंड दिस इज़ गुड. बाकी जो आजकल के जो हालात हैं विच इज़ स्लाइटली प्रॉब्लमेटिक, और वो सही तरीके से आपने कहा कि टुडे आवर बिजनेस इज़ बीइंग अफेक्टेड एंड जो किसी किस्म की रुकावटें क्रिएट की जा रही हैं, इसके साथ जो द होल प्रोसेस ऑफ डिजिटाइजेशन जो है वो स्लो डाउन हो गया. दैट इज़ करेक्ट. पर मैं समझता हूँ ये एक टेम्प्रेरी ग्लिप है. दिस इज़ द वे ऑफ द वर्ल्ड. ये 1 साल के बाद यू विल सी थिंग्स विल बिगिन टू मूव अगेन. अब देखिए ना, अभी पेपैल और इस किस्म की पेयोनियर, पेपैल, इस किस्म के जो फाइनेंशियल मर्चेंट्स हैं, दे आर नॉट येट कमिंग टू पाकिस्तान बिकॉज हमारे सिस्टम्स आर स्टिल इनएडिक्वेट. हमारे जो सर्वर कैपेसिटीज़ हैं ऑफ इंडिपेंडेंस वो भी अभी दे क्वाइट रिस्ट्रिक्टेड एंड सो ऑन. तो मेरा ख्याल है इट विल टेक टाइम, बट इसको रोका नहीं जा सकता. But don't confuse digitization of the economy and society with the whole question of an element of social media that is actually disrupting politics. तो वो उसको अगर इन्होंने कंट्रोल कर लिया कुछ हद तक वाया लॉज एंड वाया टेक्नोलॉजी टू आइडेंटिफाई एंड ब्लॉक अनवांटेड कंटेंट, तो आई थिंक वंस दैट हैपन्स यू विल बी फाइन. अभी आप देखें ये कह रहे हैं कि हम VPNs को भी रजिस्टर करने की इजाज़त देंगे, बट वील मॉनिटर दैम. तो वंस VPNs अब 25,000 करीब किस्म की एप्लीकेशंस आ गई हैं VPN. तो अगर VPN आ गए तो सारा सोशल कंटेंट तो फिर खुल जाएगा. आप VPN के ज़रिए यू कैन एक्सेस एनीथिंग इंक्लूडिंग ट्विटर. तो मेरा ख्याल है थोड़ी बहुत ये अब सेंसरशिप तो नहीं, आई से सम रिस्ट्रिक्शंस विल बी इम्पोज्ड. या अगर कोई बंदा करता भी है गड़बड़, गलत चीज़ लिखता है, तो आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये कौन है, कहाँ से आया है, एंड देन दी FIA, अब रिवर्टेड बैक टू FIA, द क्राइम मैनेजमेंट, दे मे बी एबल टू टेक सम एक्शन. और ये बाय द वे इज़ नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, दिस इज़ नाउ इन हैपनिंग इन मोर एंड मोर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, ये आर्जी फेस है और अगर इस मुश्किल पर काबू पा लिया गया, बेहतरी की जानिब गामजन हो सकते हैं 1 साल, कम बेश 1 साल में. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं. ये माहीन सरोज लाहौर से, जितने भी इस्लामी ममालिक हैं जिनमें एक शख्स के खिलाफ अवामी रद्द अमल आया या इनकलाब आप कह दें, मिस्र हो गया, आपका लीबिया हो गया और अब सीरिया है, वहाँ हमने ये देखा है कि इनकलाब के बाद वो ममालिक अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सके, क्योंकि जितने मुसल्लह ग्रुप्स इस इनकलाब में शामिल थे वो एक दूसरे की सुपरमेसी को कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं है. अब जो नारा PTI पाकिस्तान में लगा रही है अवामी हकूक के लिए, यहाँ कौन सा आमराना निज़ाम है? अगर ये एस्टेब्लिशमेंट को आमराना कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट कोई एक बंदा तो नहीं है, उसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स, हमारी अफवाज, अदलिया, ये सारे शामिल हैं. तो इमरान खान साहब जो ये नारा लगा रहे हैं, ये किसके खिलाफ लगा रहे हैं, चाह क्या रहे हैं?
बात वो करते हैं अवामी राय की, मगर वो खुद उनकी ज़हनियत सिंगल पार्टी की हुकूमत की है। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये लोग करना क्या चाह रहे हैं। समझा दें। आपको समझ नहीं आ रही, हमें भी समझ नहीं आ रही। दरअसल ये बात मैंने पहले भी डिस्कस की है कि ये कोई इनकलाबी तहरीक नहीं है। ये तहरीक बड़ी प्रो इस्टेब्लिशमेंट थी जब इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के कंधे के ऊपर चढ़ के और उन्होंने हुक्मरानी की और सेम पेज चलाते रहे। और जितनी तारीफ़ उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की उस दौरान, वो इतने क्लिप्स हैं कि अगर मैं दिखाना शुरू करूं तो पूरा प्रोग्राम 45 मिनट का हो जाएगा कि कितनी वो ISI की तारीफ़ कर रहे हैं, कितनी वो जनरल बाजवा की तारीफ़ कर रहे हैं, कितनी वो फ़ौज पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे हैं, क्योंकि वो इनके साथ खड़े थे, इनको लेके आए थे और हर बात इनकी मान रहे थे। अब जब आपस में कुछ डिसएग्रीमेंट्स हुई तो खान साहब जो है वो नाराज़ हो गए, और जैसे ही खान साहब नाराज़ हुए उनके जो सपोर्टर्स थे वो भी नाराज़ हो गए। मैं तो कहता हूँ ना कि खान साहब कहें कि दिन के 12 बजे धूप निकली हुई और खान साहब कहें कि रात है, तो इनके सपोर्टर्स कहेंगे जी रात है। तो मतलब है कि दिस इज़ द वे इट इज़ विद खान साहब एंड हिज सपोर्टर्स। तो खान साहब जो है वो इज़ नॉट एंटी इस्टेब्लिशमेंट, खान साहब इज़ एंटी दिस लीडरशिप ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट राइट नाउ, क्योंकि ये लीडरशिप जो है इस्टेब्लिशमेंट की, ये खान साहब को सपोर्ट नहीं कर रही, जैसे कि पिछली लीडरशिप जो थी वो खान साहब को सपोर्ट कर रही थी। तो ये दिस इज़ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। ये कोई इनकलाबी तहरीक नहीं है, ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट तहरीक नहीं है, ये जमहूरी तहरीक नहीं है। दिस इज़ माई व्यू। लगता ऐसे है कि ये जमहूरी तहरीक है। वाई? क्योंकि बहुत से लोग, मैं समझता हूँ इवन अ मेजॉरिटी, वो जो है वो खान साहब को सपोर्ट करते हैं। इससे फिर ये लोग कहते हैं कि जी इसका मतलब है जमहूरियत के अंदर तो मेजॉरिटी इज़ दी बी ऑल एंड एंड ऑल, जिसकी मेजॉरिटी है वो जमहूरी है। तो क्योंकि मेजॉरिटी लोग जो हैं इस वक्त खान साहब के साथ हैं, कम से कम 2 प्रोविंसेस में, तो वो लोग कहते हैं जी ये तो जमहूरी हमारी डिमांड है, तो इसलिए वी आर अ डेमोक्रेटिक फोर्स। एक्चुअली इसके बरक्स एक आर्ग्यूमेंट ये दी जा रही है कि ये डेमोक्रेटिक फोर्स नहीं है, ये फाशिस्ट फोर्स है। अब फाशिस्ट फोर्स और डेमोक्रेटिक फोर्स पे क्या फ़र्क है, इसके ऊपर तो फिर मैं एक पूरा प्रोग्राम आपको कर दूंगा कि हिटलर जो था वो भी अवाम के ज़ोर के ऊपर आया था, मसलूनी भी अवाम के कहने के ऊपर आया। इस वक्त जो पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट चल रही हैं, वेदर इट्स इन हंगरी और वेदर इट्स हेयर और वेदर इट्स देयर, और जो राइट विंग जो बैकलैश आ रही है, जो ट्रंप आ रहा है, दे आर ऑल पॉपुलर, मगर दे आर ऑटोक्रेटिक, दे आर नॉट सो डेमोक्रेटिक एज जिनको वो निकाल रहे हैं। तो ये जो एंटी डेमोक्रेसी जो वेव चल रही है पॉपुलिज्म की, दिस इज बॉर्डरिंग ऑन ऑटोक्रेसी एंड फैशिज्म। और इसी कहते थे कि जमहूरी रास्ता इख्तियार करके आपने एक 1 पार्टी सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, अथॉरिटेरियन सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, जिसके अंदर बाकी जो रियासत के इदारे हैं, खा वो सुप्रीम कोर्ट हो या जुडिशरी हो या वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो या कोई हो, उनको आप अंडरमाइन करना चाह रहे हैं और 1 पार्टी सिस्टम बनाना चाह रहे हैं। अब नवाज शरीफ साहब ने भी ये कोशिश की थी ना 97 के बाद। तो मैं समझता हूँ कि ये डिजीज़ जो है ये हर पार्टी में आती है जब उनका ख्याल है कि अब 2/3 मेजॉरिटी के साथ आ गए एंड दे वांट टू कुचलोफाई ऑल दी अदर पार्टीज़। खान साहब तो ये ओपनली कहते हैं कि मैं तो मानता ही नहीं हूँ इन बाकी सियासी जमातों को, मैं तो इनको ख़त्म करना चाहता हूँ। तो ऐसे नहीं होता। तो ये इनकलाबी पार्टी नहीं है, इस वक्त की इनकलाब की बात नहीं हो रही। जैसे लॉयर्स मूवमेंट इनकलाबी मूवमेंट नहीं था, मैं उस वक्त भी ये कहता था, मुझे सारे गालियां देते थे कि नहीं तो इनकलाबी मूवमेंट है। पता लगा आपको किस किस्म का इनकलाब आया है वहाँ, और वो क्या इनकलाब है जिससे आप इनकलाब कहते थे। तो इसलिए दीज आर ट्रांजिशनल मूवमेंट्स, दे आर नॉट मूवमेंट्स फॉर रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन तो चाइना में आई, रेवोल्यूशन रूस में आई, रेवोल्यूशन क्यूबा में आई, फ्रांस में बहुत पहले 200 साल पहले फ्रांस में आई, ईरान में भी आई, मगर यहाँ उस किस्म की सूरत हाल नहीं। ठीक है।